जय हिंद दोस्तों। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हमारा लॉ ऑफ मोशन। ठीक है दोस्तों, हमने अपनी प्रीवियस जो लेक्चर वीडियो है वहां पर हमने क्या सीखा था। हमने देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से मोशन करता है, तो उस मोशन के बारे में हमने स्टडी की थी। उसी के आधार पर हमने देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मोशन है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। सबसे पहले हमने देखा था वन डायमेंशन मोशन, जिसमें हमने सीखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर सीधी रेखा में अगर मोशन कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वन डायमेंशन मोशन कहेंगे। ठीक है, और उन मोशनों के अंदर हमने एक रिलेशन बनाया था जिसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बारे में स्टडी की। फिर हमने देखा था कि टू डायमेंशन मोशन है वो क्या होता है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी प्लेन में अगर मोशन कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टू डायमेंशन मोशन बोलते हैं। इसको भी हमने टू पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी किया था। सबसे पहले हमने देखा था कि किसी प्लेन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है मोशन कर रहा है तो वो किस तरह से होगा, जिसके अंदर हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने किसके बारे में पढ़ा, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। ठीक है, और इन मोशनों के अंदर भी हमने एक रिलेशन निकाला था जिसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन के अंडर स्टडी करते हैं। ठीक है, परंतु जो ब्रह्मांड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो वो एक लॉ के अंडर मोशन करता है। तो दोस्तों, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो चाहे एक सीधी रेखा के अंदर मोशन कर रहा है, चाहे सर्कुलर मोशन कर रहा है, चाहे प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, किसी भी तरह का मोशन क्यों ना हो, परंतु वो एक नियम के अंदर ही काम करेगा। तो उस नियम को सबसे पहले दिया किसने, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर उन्होंने वो नियम बनाए क्या, उन सभी नियमों को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमें काफी कुछ नया है वो सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो आपका जो लॉ ऑफ मोशन है उसको स्टडी करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल आपके सामने एक व्यू दे देता हूँ। सबसे पहले भारत के एक ऋषि हुए हैं महर्षि कर्णाद। ठीक है, उन्होंने ईसा जो अपने यीशु मसीह है उनसे 600 वर्ष पहले, यीशु के जन्मने से 600 वर्ष पहले क्या है कि एक नियम दिया। ठीक है, जिनको आप हैं जो न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ से अगर कंपेयर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो चीज ईसा के आने से 600 वर्ष पूर्व हमारे महर्षियों ने दे दी, वो कहीं उससे 700-800 वर्ष बाद में जब न्यूटन आए तो उन्होंने वही सेम सिद्धांत दिए। परंतु हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसमें ना ही तो हमें महर्षि कर्णाद के बारे में कहीं पढ़ाया जाता है और ना ही उनके द्वारा दिए गए नियमों के बारे में पढ़ाया जाता है। हम आज भी वही पैटर्न पढ़ रहे हैं जो हमें अंग्रेजों ने दिया। तो ये एक थोपा हुआ सिलेबस है, परंतु हमें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो कि हमें महर्षि कर्णाद के बारे में जो उनके जो दिए गए नियम है उसके बारे में डिटेल में स्टडी करनी है तो मैं अलग से उस पर एक वीडियो बना दूंगा। यहाँ मैंने कुछ स्क्रीनशॉट डाले हैं जो कि उन महर्षि कर्णाद का जो खंडा सूत्रा के नाम से उनका ग्रंथ है उसमें दिए गए हैं। जो आपके ये श्लोक है, क्योंकि पहले संस्कृत चलती थी तो संस्कृत के श्लोक के फॉर्म में ही उन्होंने अपने नियम दिए। इनको आप जो वीडियो है उसको यहाँ पॉज करके उसको आप स्टडी कर सकते हो। ये आपका जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो यहीं से डिस्क्राइब होगा। ठीक है, जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो यहाँ से डिस्क्राइब होगा। ये दोनों स्क्रीनशॉट है, आप उसको स्टडी कर सकते हैं, वन बाय वन है इसको। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन है। और यहाँ जो एक थर्ड में आपको स्क्रीनशॉट और दिखाता हूँ, ये आपको दिखा रहा है न्यूटन का जो थर्ड लॉ है। आप इसको जूम करके जरूर स्टडी कीजिएगा, थर्ड लॉ जो है न्यूटन का। ठीक है, परंतु हमें तो हमारी मजबूरी है कि हमें जो एनसीईआरटी है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में मैं जो महर्षि कर्णाद की जो डिस्कवरी है उसके बारे में ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो अपना लॉ ऑफ मोशन है उसके बारे में बताने वाले व्यक्ति थे वो थे अपना अरस्तु। ठीक है, अरस्तु ने सबसे पहले बताया लॉ ऑफ मोशन के बारे में। और ये कितना पहले बताया, ये ईसा से लगभग 384 वर्ष पहले। ठीक है, तो आप इसको अगर कंपेयर करेंगे अपने महर्षि कर्णाद से तो महर्षि कर्णाद ने ईसा के आने से 600 साल पहले ही जो नियम बता दिए थे उनके बारे में अरस्तु ने बताया 300 साल बाद। और वो भी अगर देखा जाए कंपेयर करके तो अरस्तु ने कोई भी ऐसा नियम नहीं बताया जो कि कोई महत्वपूर्ण हो। सारे सारे गलत नियम थे, परंतु पढ़ना पड़ रहा है हमें, और महर्षि कर्णाद को हम भूल चुके हैं। तो हमारे जो अरस्तु है उन्होंने सबसे पहले हमें क्या बताया वो देखो। तो सबसे पहले अरस्तु का नियम है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो अरस्तु थे कौन, आपने ग्रीक का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो गूगल में पर सर्च कीजिएगा। ग्रीक नाम का एक देश था जिसके एक महान दार्शनिक हुए हैं अरस्तु, अपने समय के बड़े महान दार्शनिक थे। उन्होंने एक विचार दिया, क्योंकि देखिए उस समय तो तीर कमान है, तीर ही चलते थे युद्ध के अंदर। तो उन्होंने एक विचार दिया कि कोई तीर है वो आगे की तरफ चल रहा है, और वो आगे की तरफ क्यों चलता जाता है, क्योंकि उनका विचार था कि जो एरो है, एरो के पीछे की तरफ है हवा हमेशा उस पर बल लगाती रहती है, यानी कि जो एयर है वो फोर्स अप्लाई करती है हमारे एरो के ऊपर। उसी वजह से एरो है वो किसी वेलोसिटी v के साथ आगे की तरफ जा रहा है। जब उस हमारे एरो के बैक साइड जो एयर है ये एयर फोर्स लगाना बंद कर देगी, यानी कि जो फोर्स जीरो हो जाएगा तो एरो हमारा रुक जाएगा। ये कहना था अरस्तु का। ये सेम घटना है, इसको मैं एक दूसरे एग्जाम्पल से समझ जाता हूँ। एक बच्चे के खिलौने की एक कार है,
अरस्तू ये कहना चाहते थे कि ये जो कार है, इसको आप किसी रस्सी के साथ बांधकर उसको आगे की तरफ खींच रहे हो। ये बच्चा खुद है, इस रस्सी को आगे की तरफ खींच रहा है। तो ये कार है तब तक ही आगे की तरफ चलती रहेगी जब तक कि रस्सी से आप इसको कोई बल लगाकर खींच रहे हो। जब इस पर रस्सी से उस पर बल लगाना बंद कर दोगे तो ये कार रुक जाएगी। तो क्या ये आपको व्यवहारिक लगता है? क्या तीर के पीछे की तरफ मौजूद जो हवा है, वही उस तीर को आगे की तरफ बढ़ा रही है? नहीं होता ना ऐसा। क्योंकि बाद के अंदर जो स्टडी हमने की, हमने क्या है कि एटम्स के बारे में पढ़ा, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, तो हमने क्या देखा कि जो हमारी हवा होती है, हवा के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम एटम्स बोलते हैं। तो जब एरो है आगे की तरफ बढ़ता है तो जो एयर के अंदर जो मौजूद एटम्स है, तो वो एक रेजिस्टेंस फोर्स लगाते हैं, एक प्रतिक्रियात्मक बल लगाते हैं। उसी की वजह से क्या है कि हमारा जो एरो है वो रुक जाता है। यहाँ पर हमने गाड़ी है, गाड़ी को किसी वेलोसिटी देकर अगर हम उसको छोड़ दें, परंतु हमारा जो कार है वो जिस सरफेस के ऊपर मोशन कर रही है, तो वहां एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है, एक घर्षण बल कार्य करता है। इसके मध्य जो सतह है जिसके ऊपर कार है वो ड्राइव कर रही है, और कार के टायर के मध्य भी बल लगता है, घर्षण बल। इसके बारे में हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। उस घर्षण बल की वजह से कार है वो रुकती है। तो उस समय जब अरस्तु ने ये नियम दिए थे, उस समय तक है ना ही हमें एटम्स मॉलिक्यूल्स के बारे में ज़्यादा जानकारी थी, ना ही हमें घर्षण बल के बारे में ज़्यादा जानकारी थी। तो अरस्तु का जितना दिमाग काम किया, उन्होंने उसके हिसाब से बता दिया कि कोई भी वस्तु है उस पर एक बल लगता रहता है, तब तक ही वो गति करती है। जब बल लगना बंद हो जाता है तो वो मोशन करना बंद कर देता है। इसी कारण से जो अरस्तु के जो थ्योरम्स है या जो नियम दिए गए, आगे उन नियमों को हम मानने से मना कर देते हैं, उनको हम निरस्त कर देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो लॉ ऑफ मोशन है उसके बारे में किसी व्यक्ति ने अगर डिटेल के अंदर बताया हो तो वो थे हमारे सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन ऐसे इंसान थे जिसने दुनिया को ये बताया कि लॉ ऑफ मोशन है वो है क्या। ठीक है। सन 1686 में उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। उस रिसर्च पेपर के अंदर उन्होंने तीनों जो लॉ ऑफ मोशन है उसके बारे में बताया। तो हमें तीन तरह के लॉ ऑफ मोशन है जो कि स्टडी करना है। जिन इन तीनों नियम को हम किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसी चैप्टर के अंदर हमें इन तीनों नियम्स के बारे में डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है। दोस्तों, इस चैप्टर में हमें न्यूटन के तीन नियम हैं उनको पढ़ने हैं। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन से थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसमें एक टर्म है जिसको हम बार बार यूज करेंगे, जिसका नाम है इनर्शिया, यानी कि जड़त्व। इनर्शिया के बारे में तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जड़त्व या इनर्शिया वो होता क्या है। तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इसके बाद में जो आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसमें एक टर्म है जिसको हम स्टडी करेंगे, जिसका नाम है मोमेंटम, यानी कि संवेग। ठीक है। तो हमें इन दो टर्म के बारे में हमें पता होना चाहिए, जिसके बाद ही हम अपने न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन है उसके बारे में इजीली है वो समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका जड़त्व या इनर्शिया वो होता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो इनर्शिया या फिर अपना जो जड़त्व है वो होता क्या है। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है इस संसार में, कोई भी वस्तु है या ऑब्जेक्ट है, वो अगर स्थिर अवस्था में ही रखी है तो वो हमेशा स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल नहीं लगाया जाता। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी एक बॉक्स है, वो ग्राउंड पे रखा है, अगर वो स्थिर अवस्था में रखा है तो वो स्थिर अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर आप कोई बल नहीं लगाते। पर जब आप बल लगाएंगे तो वो बॉक्स है वो आगे की दिशा के अंदर बढ़ जाएगा। होता ना ऐसा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इनर्शिया या जड़त्व होता क्या है। इसको हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जड़त्व हमें क्या बताता है कि जड़त्व किसी भी वस्तु है या व्यक्ति है उसका एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण अगर कोई वस्तु है वो गतिशील है या स्थिर अवस्था में है तो वो खुद से अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं ला सकती। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, कोई भी एक कार है जो कि स्थिर अवस्था में खड़ी है, यानी कि उसकी वेलोसिटी 0 है। एक दूसरी कार है जो किसी वेलोसिटी v के साथ जा रही है, मान लेते हैं किसी x डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है। तो जो गतिशील कार है वो तब तक गति में रहेगी जब तक कि उसके अंदर कोई बाहर से बल ना लगाया जाए उसको रोकने के लिए। इसी प्रकार से कोई वस्तु है अगर स्थिर है तो वो अपने आप से गति की अवस्था में नहीं आएगी, उसको गति की अवस्था में लाना है तो बाहर से एक बल लगाना पड़ेगा। यही जड़त्व है। तो जड़त्व एक तरह से किसी वस्तु का एक तरह से खुद की एक प्रॉपर्टी होती है, इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से अगर कोई वस्तु स्थिर रखी है। आपने कभी देखा है आपके घर पे जो आपका बेडरूम होता है, बेडरूम में जो बेड रखा है, क्या वो अपने आप से गति करना शुरू कर देता? नहीं करता। उस बेड को अगर आपको दाएं बाएं किसी दिशा में अगर खिसकाना है तो उस पर हमेशा आपको एक बल लगाना पड़ेगा, तभी वो दाएं बाएं किसी दिशा में जाएगा। आपकी कार है घर के बाहर खड़ी है, तो क्या वो अपने आप गति करना शुरू कर देती? नहीं करती। उसको अगर गति में लाना है तो उस कार पर आपको एक बल लगाना पड़ेगा, उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट करने के बाद उस पर जो एक्सीलेटर है वो दबाना पड़ेगा, तब जाके वो गति करेगी। अगर कार
मान लेते हैं 40 मीटर पर घंटे की रफ्तार से जा रही है, तो क्या कार अपने आप रुक जाती है? कार अपने आप नहीं रुकती है। उसको रोकने के लिए आपको उसके जो स्पीड है, स्पीड के ऊपर उस पर पैर लगाकर उसको पंच करना पड़ता है, दबाना पड़ता है। जब ब्रेक लगते हैं तभी कार है रुकती है। और ब्रेक लगता है तो वहां एक तरह से घर्षण बल लगता है कार के टायर के मध्य और सड़क के मध्य। वो घर्षण बल है, वो कार को रोकने का कार्य करता है। तो अपने आप से कोई भी चीज नहीं होती है। तो हमेशा याद रखिएगा, जड़त्व हमें एक क्या बताता है कि कोई भी वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, वो अपने आप से गति की अवस्था में नहीं आएगी जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल नहीं लगाया जाए। और इसी प्रकार से अगर कोई वस्तु है वो गतिशील है तो वो हमेशा गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उसकी जो गति की अवस्था में उस परिवर्तन करने के लिए कोई बाहर से बल नहीं लगाया जाए। ठीक है। जड़त्व का कोई मात्रक होता है? बिल्कुल नहीं होता। जड़त्व का कोई मात्रक या यूनिट नहीं होती, यूनिट नहीं होती। जब इसकी कोई यूनिट ही नहीं है तो क्या इसका डायमेंशन होगा, यानी कि इसकी कोई विमा बनेगी? नहीं, इसकी कोई विमा या इसकी कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, याद रहेगा आपको। क्या जड़त्व कोई फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, जड़त्व है वो या इनर्शिया है वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी से क्या मतलब है? क्या ये कोई भौतिक राशि है, जैसे कि आपका वेग हो गया, त्वरण हो गया, आपका ऊर्जा हो गई, कार्य हो गया, बल हो गया, ये सारी भौतिक राशियां हैं। तो इस तरह से क्या अपना इनर्शिया वो कोई भौतिक राशि है? नहीं। इनर्शिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको हमेशा याद रखनी है। फर्स्ट क्या है, इसकी यूनिट नहीं होती, इसका डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन है वो भी नहीं होता। जब डायमेंशन और यूनिट नहीं होती, क्या ये एक फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं। तो इनर्शिया वो डिपेंड किस पे करती है? ये इनर्शिया सिर्फ डिपेंड करती है हमारा जो ऑब्जेक्ट है या उसके मास पे डिपेंड करती है, सिर्फ मास पे डिपेंड करती है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो जड़त्व है वो सिर्फ मास पर डिपेंड करता है। तो क्या कोई भी वस्तु है जो स्थिर अवस्था में है या फिर गतिशील अवस्था में है, अगर दोनों का द्रव्यमान मान लेते हैं 500 केजी है, अपना जो कार है जो स्थिर अवस्था में है उसका भी 500 केजी है और जो किसी भी वेलोसिटी के साथ जा रही है उसका भी 500 केजी है, तो क्या दोनों का इनर्शिया बराबर है? बिल्कुल इनर्शिया बराबर है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के साथ उसका द्रव्यमान है वो चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी है वो बिल्कुल कम है। कोई किसी प्रकाश के वेग से तो जा नहीं रही है कि द्रव्यमान है वो वेलोसिटी के साथ चेंज हो रहा हो। ठीक है ना। तो जो जड़त्व है वो सिर्फ मास पे डिपेंड करता है, यानी कि कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है चाहे गतिशील अवस्था में है, दोनों ही स्थितियों के अंदर जो इनर्शिया है वो इक्वल रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निकले है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ओनली ऑन डिपेंड्स, जो अपना मैटर है या ऑब्जेक्ट है उसके मास पे डिपेंड करता है। चाहे जो अपना ऑब्जेक्ट है वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो या स्थिर अवस्था में खड़ा हो, सिर्फ उसके द्रव्यमान पे निर्भर करता है। इसके बाद में हम जो सेकंड क्वांटिटी जो अपनी राशि है, क्वांटिटी है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। इसका नाम है मोमेंटम, यानी कि अपना संवेग। संवेग होता क्या है? पहले तो देखिए इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम पी से। और संवेग है वो होता क्या है? देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका अगर मास है यानी द्रव्यमान m है और उसकी वेलोसिटी v है, तो उसके द्रव्यमान और वेलोसिटी के जो गुणनफल करने पर जो राशि हमें प्राप्त होती है, क्वांटिटी हमें प्राप्त होती है, उसको हम मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, यानी महत्व क्या है इसका? तो मान लेते हैं कोई भी एक गाड़ी है, एक कार है जिसका वजन अपने पास में कितना 300 किलो है। ठीक है। ये किसी वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ जा रही है और वेलोसिटी कितनी है इसकी, मान लेते हैं 30 किलोमीटर, चलो 40 किलोमीटर मान लो, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ट्रक है जिसका वजन है 1000 केजी, 1000 केजी, और ये जा रही है किस वेलोसिटी के साथ? 20 किलोमीटर प्रति। ठीक है। तो दोनों में से कौन किसके टकराने से ये जो सामने वाली जो दीवार है वो टूट जाएगी? तो आप सीधा सा कहेंगे देखकर कि यार ट्रक है, ट्रक तो साइज में बड़ा है, तो ट्रक के टक्कर खाने से दीवार है उसकी टूटने की संभावना ज्यादा है। ठीक है। अभी कैलकुलेट कर लेते हैं क्या होगा। तो देखिए हमारा जो कार है, कार का मोमेंटम कितना है? मोमेंटम है इसका p इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ पर मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपके पास में क्या आता है? ये आपका आ गया 300 केजी इसका द्रव्यमान है और 40 इसकी वेलोसिटी है, तो ये अपना आ गया 12,000। हो गया ना। यूनिट क्या है? तो केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर अपना जो ट्रक है, ट्रक का मोमेंटम है वो कितना है? इसको मैं P1 से डिनोट कर देता हूँ। ये किसके बराबर होगा? मास इंटू वेलोसिटी के बराबर, तो ये अपना आ जाएगा 20,000। ठीक है। सेम केजी मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर मोमेंटम किसका ज्यादा है? मोमेंटम है ट्रक का ज्यादा, तो यानी कि ट्रक की टक्कर से जो अपना दीवार है वो ज्यादा जल्दी टूटेगी। अगर क्या होता कि ट्रक है यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा होता, तो उस कंडीशन के अंदर जो ट्रक का मोमेंटम कितना होता? यहाँ 20,000 की जो अपना है उसकी जगह कितनी वैल्यू आती है अपनी 10,000 केजी मीटर पर सेकंड, यानी मोमेंटम है अब कार का ज्यादा है।
अब इस कंडीशन में कार का मोमेंटम ज्यादा है तो ट्रक की तुलना में कार है दीवार को तोड़ दे ऐसी संभावना ज्यादा होगी। ठीक है, तो संवेग है वो क्या होता है, संवेग हमेशा याद रखिएगा P इक्वल्स टू mv के बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर है। देखिए जो मोमेंटम होता है वो एक अपनी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर मोमेंट अपने इसमें क्या है, वेलोसिटी अपना मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन है, दोनों ही है। डायमेंशन क्या है इसका, तो देखिए अपना द्रव्यमान है, द्रव्यमान को किस में दिखाते हैं, केजी में दिखाते हैं। और अपना वेलोसिटी है, वेलोसिटी किसके बराबर होती है, ये मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, यानी विमा क्या बनेगी, केजी है, केजी को एम से डिनोट करते हैं। जो अपना मीटर है, मीटर को एल से डिनोट करते हैं। सेकंड है वो 1/r है ना, तो सेकंड इनवर्स है, तो यहाँ t-1 आ जाएगा। ये अपना मोमेंटम की विमा आ गई। किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो जब न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे तो आपको तब पता होना चाहिए कि मोमेंटम या संवेग है वो क्या होना चाहिए, ताकि जब सेकंड लॉ पढ़ेंगे तो उस वक्त आपके मन में कोई डाउट ना रहे। दोस्तों बात करते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया कहते हैं, यानी कि जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्थिर अवस्था में है, अगर वो स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल नहीं लगाया जाता। अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है यानी गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर बल नहीं लगाया जाए। इसे हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आपका जो फर्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि एक कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड के ऊपर कोई एक कॉइन रखा है, एक सिक्का रखा है। जैसे ही हम कार्डबोर्ड को एक झटके के साथ खींचते हैं तो कार्डबोर्ड पे रखा जो सिक्का है वो क्या होता है, सीधा सीधा जाकर गिलास के अंदर गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सिक्का जो रखा है वो स्थिर अवस्था में रखा है और वो क्या है कि अपना स्थिर में ही बना रहने का प्रयास करेगा। तो जब कार्डबोर्ड को आप खींच लोगे तो स्थिरता के जड़त्व के कारण ही ये जो सिक्का है सीधा सीधा जाकर गिलास में गिर जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से एक जैसे एग्जांपल में आप देख पा रहे हो कि एक कोई भी एक नेट है, नेट के ऊपर है वो काफी सारी सूखी घास की पत्तियां रखी है। ठीक है, इन जब हम इस नेट के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट गिराते हैं तो ये जो पत्तियां हैं वो स्थिरता के जड़त्व के कारण, स्थिरता के जड़त्व के कारण अपनी स्थिति में बने रहने का प्रयास करती है। ठीक है, तो नेट तो है वो नीचे चला जाता है परंतु पत्तियां हैं वो एक समय के लिए वहीं बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्थिरता के जड़त्व के कारण कोई भी वस्तु है वो अपनी स्थिति में जो बदलाव हो रहा है उसका विरोध करती है। ठीक है, एक उदाहरण देख दोस्तों, आपने कभी हॉर्स राइडिंग है वो अपनी लाइफ में की होगी। अगर आपने कभी हॉर्स राइडिंग नहीं की है तो एक अनुभव आपने जो अपनी ट्रेन या बस में जरूर किया होगा। आपने देखा होगा जब हम ट्रेन के अंदर सफर करते हैं, तो स्टार्टिंग में जब हमारी जो ट्रेन है वो अगर स्टेशन के ऊपर स्थिर अवस्था में खड़ी है, ठीक है, और जैसे ही ट्रेन को क्या है कि ड्राइवर आगे की ओर किसी वेलोसिटी के साथ लेके जाता है तो हम देखते हैं कि हमारे ऊपर एक पीछे की तरफ एक बल लगता है। आपने महसूस किया होगा, अगर नहीं किया तो आपने कम से कम इतना तो महसूस किया होगा कि ट्रेन है या बस है वो किसी वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ जा रही है और आप भी क्या है कि ट्रेन में बैठे हो तो उसी वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ जा रहे हो ट्रेन के साथ। और अचानक से क्या है कि बस ड्राइवर ने क्या है कि एकदम से ब्रेक मार दिए और जैसे ही ब्रेक मारता है तो क्या होता है, आप आगे की तरफ झुक जाते हो। ऐसा होता है ना? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले क्या है कि आप बस के अंदर मौजूद हो, बस किसी वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ जा रही है तो आपका शरीर भी उसी वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ जा रहा है। अब अचानक से जैसे ही क्या है कि बस ड्राइवर ने ब्रेक लगाए तो आपकी बॉडी अभी भी गति की अवस्था में बने रहने का प्रयास करती है। तो ये अपना क्या है कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गति में रहने का प्रयास करेगी, तो आपका बॉडी है वो तो आगे की तरफ जो गति करने का प्रयास कर रही है, परंतु बस तो रुक चुकी है तो आपकी बॉडी बस के कांटेक्ट में है, तो इसलिए बस कह रही है आपको कि यहीं रुक जाओ, पर आपकी बॉडी है वो गति की अवस्था में बने रहने का प्रयास करती है। इस कारण क्या होता है कि जैसे आप ये खड़े हो बस के फ्लोर के ऊपर, या आपके पैर है, तो आपके जो पैर है वो तो रुकने का संदेश दे रहे हैं यानी कि वेलोसिटी 0, परंतु जो आपकी अपर बॉडी है वो क्या है कि बस की जो पहले वेलोसिटी थी उसी वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करती है। इसी कारण जो गति का जड़त्व है उसके कारण आपको एक आगे की तरफ एक धक्का महसूस होता है। ठीक है, ऐसा ही सेम किस में होता है हमारा, जो आप हॉर्स राइडिंग वाली की वीडियो देख रहे हो इसमें होता है। हॉर्स राइडिंग में क्या होता है कि जैसे ही आप घोड़े के ऊपर बैठे हो, स्टार्टिंग में जो हमारा घोड़ा है वो स्थिर अवस्था में, परंतु एकदम से घोड़ा है वो दौड़ना शुरू करता है तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में हमारा जो बॉडी है वो स्थिरता के जड़त्व में रहता है यानी स्थिर अवस्था में रहता है और स्थिर में ही बने रहने का प्रयास करता है। एकदम से घोड़ा जब दौड़ना शुरू करता है तो हमारी जो बॉडी है वो स्थिरता के जड़त्व के कारण वहीं रहने का प्रयास करती है, परंतु हमारी जो बॉडी है वो घोड़े के कॉन्टेक्ट में, क्योंकि घोड़े के ऊपर बैठे हो तो आपकी जो अपर बॉडी है वो तो वहीं रहने का प्रयास करेगी, परंतु लोअर बॉडी है यानी कि जहां से आप घोड़े के कांटेक्ट में हो, यहाँ से आप घोड़े के कांटेक्ट में हो क्योंकि घोड़े पर बैठे हो ना आप, ये दोनों पैर हैं आपके, पैर दोनों आपने घोड़े के ऊपर ही डाल के रखे, तो आपके पैर है वो तो घोड़े के साथ आगे की और किसी वेलोसिटी के साथ जाने का प्रयास करेगा, परंतु आपकी जो अपर बॉडी है वो अभी भी स्थिर है, वो रहने का प्रयास करेगी। उसकी वजह से क्या होगा कि आप पर एक पीछे की तरफ एक धक्का लगेगा। ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है? इस स्थिरता के जड़त्व के कारण ही हो रहा है। इसी के अंदर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल और दे, इस वीडियो में आप देख पा रहे हो कि
घुड़सवार है वो घोड़े के ऊपर बैठा है, एकदम से जब घोड़ा ब्रेक लगा देता है यानी रुक जाता है, तो घुड़सवार है वो आगे की तरफ गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए घोड़ा है, घोड़ा तो एकदम से रुक गया, परंतु हमारी बॉडी है वो एकदम से नहीं रुक रही, वो गति की अवस्था में बने रहने का प्रयास करती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, गति के जड़त्व के कारण जो हमारा देखिए ये फुल बॉडी है अपनी, फुल बॉडी का मतलब ये पूरा शरीर, ठीक है, ये आपके पैर हैं। अब देखिए इतनी जो बॉडी है आपकी, ये तो घोड़े के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के अंदर है, क्योंकि पैर से दोनों तरफ आपने बांध के रखी है, और ऊपर की बॉडी है वो किसी भी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो होता क्या है कि घोड़े के साथ पहले तो हमारी पूरी बॉडी किसी वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है। अब अचानक से क्या होता है कि आपके जो पैर है और पैर के दोनों साइड का जो पोर्शन है ये तो घोड़े के साथ क्या एकदम से रुक जाता है जब घोड़ा रुकता है, परंतु ऊपर की जो बॉडी है आपकी ये वाली, ये अभी भी गति में रहने का प्रयास करती है, उसी कारण से ये आगे की तरफ गिर जाएगा। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये गति का जड़त्व के कारण हो रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देते हूँ मैं आपको। आपने बचपन के अंदर किसी पेड़ से फल को तोड़कर तो खाया होगा, बेर तो खूब तोड़कर खाए होंगे। तो आपने देखा होगा जब पत्थर उठाकर आप किसी डाली को हिलाते हो या पत्थर से किसी भी डाली पर आप चोट लगाते हो या रस्सी से उसको खींचते हो, तो क्या होता है कि ये पेड़ है, पेड़ के ऊपर जो लगे हुए फल हैं, ये फल लगे हैं, तो जब डाली को आप हिलाते हो तो हिलाने से क्या होता है कि जो जो उसके फल होते हैं वो स्थिरता में जड़त्व के कारण क्या है कि हिलकर नीचे गिर जाते हैं और उसे आप उठाकर बड़े आराम से खा लेते हो। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये स्थिरता के जड़त्व के कारण हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से आपने देखा होगा कोई भी एक कार है, ये आपकी मान लीजिए कोई भी एक कार है जो किसी वेलोसिटी v के साथ जा रही है। कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? मान लेते हैं ये एक सीधी सड़क के ऊपर जा रही है, ठीक है। तो क्या ये सीधी सड़क पर हमेशा चलती रहेगी? बिल्कुल चलती रहेगी। इस गाड़ी को जब तक आप हैंडल से मोड़कर किसी दिशा इसकी परिवर्तित नहीं करोगे, ये सेम उसी दिशा में वेलोसिटी से उसी वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा दिशा के जड़त्व के कारण होता है। यानी कि कोई वस्तु अगर गोल घूम रही है तो वो गोल ही घूमती रहेगी। कब तक घूमती रहेगी? जब तक कि उसकी दिशा बदलने के लिए कोई बाहर से बल नहीं लगाया जाए। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक रस्सी से बांध के आप एक पत्थर को घुमाइए तो वो पत्थर हमेशा गोल यानी कि वृत्ताकार पथ के अंदर घूमता रहेगा जब तक कि वो रस्सी टूट नहीं जाती। जैसे ही वो रस्सी टूटेगी, टूटने के साथ क्या हो जाएगा? जैसे ही रस्सी टूटेगी तो पत्थर है वो अब वृत्ताकार पथ में गमन नहीं करेगा, वो किसमें? एक उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर चला जाएगा, है ना। सर्कुलर मोशन आपने लास्ट वीडियो के अंदर है, लास्ट लेक्चर वीडियो में आपने देखा है, तो नहीं देखा तो आप देखिएगा कि सर्कुलर मोशन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो तब तक ही वृत्ताकार पथ में गति करता रहेगा जब तक कि वो रस्सी के साथ जुड़ा है, यानी कि किसी बल के साथ है वो बंधा है। जैसे कि आपका अर्थ है, अर्थ के साथ है कोई भी एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट तब तक है वो घूमता रहेगा जब तक कि अर्थ और सैटेलाइट के मध्य जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता रहेगा। जैसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लगना बंद होगा तो सैटेलाइट है वो किसी दिशा के अंदर, किसी दिशा कौन सी होगी? टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर मूव हो जाएगा। या फिर आप इसको समझ सकते हो, सड़क पे चलती हुई कोई गाड़ी है वो अगर सीधी चल रही तो सीधी ही चलती रहेगी जब तक कि उसकी दिशा को परिवर्तित करने के लिए कोई बल ना लगाया जाए। तो आपने इतने सारे एग्जाम्पल्स में क्या सीखा? हमने सीखा कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, जो जड़त्व का नियम है, वो हमें क्या बताता है? न्यूटन जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, देखिए कोई भी वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर ही रहेगी, अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो क्या होता है? विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व। जो सेकंड है वो क्या है? गति का जड़त्व। थर्ड है वो क्या है? दिशा का जड़त्व। तो विराम का जड़त्व आपको क्या बताता है कि कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल नहीं लगाया जाए। गति का जड़त्व आपको क्या बताता है? गति का जड़त्व बताता है कि कोई वस्तु अगर गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल नहीं लगाया जाए। दिशा का जड़त्व क्या बताता है आपको कि अगर कोई वस्तु जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में चलती चली जाएगी जब तक कि उसकी दिशा को परिवर्तित करने के लिए कोई बल नहीं लगाया जाए। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाए तो आपने जो ऊपर जो एग्जाम्पल अपनों ने देखे हैं उन्हें आप अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख कर आएंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाकर आप स्टडी मटेरियल है वो देख सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज और है, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो आपको क्या बताता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो आपको बताता है फोर्स की परिभाषा बताता है। हमारा जो बल है यानी कि जो फोर्स है, फोर्स की डेफिनेशन बताता है। वो डेफिनेशन किस प्रकार से बताता है कि कोई भी वस्तु है उसकी कोई भी वस्तु है वो स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल नहीं लगाया जाए। यानी कि कोई वस्तु है उस पर अगर बल 0 लग रहा है तो उसके वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है? 0। समझ में आ रहा है? पहला जो नियम है ये हमें क्या बताता है? कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि कोई बल नहीं लगाया जाए। इसको आप किस तरह से देख सकते हो कि अगर कोई वस्तु है उस पर बल 0 लग रहा है तो वस्तु स्थिर अवस्था में रहेगी।
तो बल जीरो लग रहा है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, यानी कि हम जानते हैं फोर्स वो किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मास और एक्सेलरेशन को dv/dt की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर कोई वस्तु पर बल जीरो लग रहा है, यानी फोर्स जीरो लग रहा है, तो ये सारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि उसके वेग में परिवर्तन है वो नहीं होता, वेग में परिवर्तन नहीं होता, तो ये वाला जो टर्म है वो जीरो हो जाएगी, dy चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये जीरो हो जाएगा। तो ये आपको एक तरह से डेफिनेशन दे रहा है फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ किसकी डेफिनेशन दे रहा है, फोर्स की। ठीक है, याद रह जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा था, इनर्शिया के बारे में पढ़ा था ना। ठीक है, तो जो आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो इनर्शिया के बारे में बताता है, जड़त्व के बारे में ही बताता है, तो इस कारण ही इसे हम जो प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, याद रह जाएगा। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दोस्तों अब एक बार अपने न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है इसको भी स्टडी कर लेते हैं। देखिए न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो हमें क्या बताता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें बताता है कि कोई भी एक वस्तु है, कोई भी एक वस्तु है जिस पर हम कोई भी बल लगाते हैं, मान लेते हैं बल F लगा रहे हैं, तो वो लगाया गया बल है F है, वो उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के समानुपाती होता है। अब देखिए संवेग के बारे में भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है। मान लेते हैं हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, उसका द्रव्यमान है वो m है और वो किसी वेलोसिटी v के साथ जा रहा है, तो इसका संवेग कितना हो जाएगा, यानी मोमेंटम कितना हो जाएगा, p = mv के बराबर हो जाएगा। और न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ये हमें क्या बताता है कि कोई भी वस्तु है उस पर अगर हम बल लगाते हैं, बल F लगा रहे हैं, वो उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के समानुपाती होता है। तो F समानुपाती है, संवेग कितना है, p है, तो p के में परिवर्तन समय के साथ कितना परिवर्तन हो रहा है उसके समानुपाती हो जाएगा। तो आपके पास में आ जाएगा F समानुपाती dp/dt के। तो यहाँ से समानुपाती का निशान है वो हटा देते हैं और एक कांस्टेंट लगा देते हैं, तो F है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोई भी के कांस्टेंट मान लेते हैं, dp/dt इसके बराबर हो गया। अब जो k है उसकी वैल्यू 1 आती है, किस कंडीशन में, अपनी SI यूनिट मान लीजिए या CGS है, इन दोनों यूनिट पद्धतियों के अंदर आपका जो k है, k की वैल्यू 1 है, तो 1 मानेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, आपका जो F वेक्टर है वो बराबर आ जाएगा dp/dt के। क्या इसमें कोई डाउट है किसी को? यहाँ से दोस्तों अपने पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है। और क्यों इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हम यहाँ पर फ्यूचर में दो तरह के क्वेश्चन है उनको सोल्व करना सीखेंगे। अपना जो मोमेंटम है वो किसके बराबर है, वो अपना बराबर है मास इंटू वेलोसिटी के बराबर। तो देखिए जब इस फॉर्मूले में आप ये वैल्यू रखोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, F वेक्टर = dp/dt और साथ में mv। तो यहाँ पर अपने पास में दो तरह की प्रॉब्लम निकल कर आती है, कि पहले निकल कर आती है जब आपका द्रव्यमान है वो कांस्टेंट हो, द्रव्यमान अगर कांस्टेंट हो यानी समय के साथ है वो मास से चेंज नहीं हो रहा हो, तो उस कंडीशन में जो आपका फोर्स है वो किसके बराबर होगा, फोर्स बराबर होगा। देखिए इसका एक बार आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा m dv/dt प्लस आपका आ जाएगा v वेक्टर और dm/dt। ठीक है, अगर आपका जो द्रव्यमान है वो कांस्टेंट है, द्रव्यमान कांस्टेंट है तो इधर वाली ये टर्म तो जीरो हो जाएगी क्योंकि समय के साथ द्रव्यमान चेंज नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में आपका जो फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, मास टू dv/dt, जिसे आप अब देखो dv/dt क्या है, एक्सीलरेशन ही तो है, तो m a वेक्टर के बराबर हो गया। तो यहाँ से एक तो आपके पास में फोर्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। ठीक है, परंतु क्या होता है कि अगर हमारा जो मास है वो समय के साथ चेंज हो रहा है तो उस कंडीशन में आपका रिजल्ट क्या आता, आपका रिजल्ट आता जब मास m है वो समय के साथ कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, यानी समय के साथ बदल रहा है, तो उस कंडीशन में जो लगने वाला बल है वो किसके बराबर होगा, ये रहा, प्लस v वेक्टर dm/dt। तो इसके जो दोनों तरह के क्वेश्चन है वो हमें कहाँ सोल्व करेंगे, जितने भी आप अभी न्यूटन से रिलेटेड जो अपनी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे वो इसमें सोल्व करेंगे, परंतु इसमें दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है वो आपके आएंगे। एक तो जब हम रॉकेट से रिलेटेड प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, रॉकेट से रिलेटेड देखिए रॉकेट किस तरह के सिद्धांत पे काम करता है, कोई भी एक रॉकेट है, रॉकेट है कि आपका रॉकेट मान लीजिए, उसमें ये नीचे की तरफ है फ्यूल भरा रहता है। ठीक है, इसमें यहाँ ये फ्यूल भरा रहता है, तो फ्यूल जब है जलता है तभी तो यहाँ से जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ किसी वेलोसिटी के साथ जाता है, देखा है ना आपने, जब फ्यूल है वो जलता है तभी तो रॉकेट है किसी वेलोसिटी के साथ जाता है। तो समय के साथ साथ क्या है, फ्यूल है वो कम होता रहता है, तो रॉकेट है वो अपने साथ ही तो कैरी करेगा अंतरिक्ष में जाते समय फ्यूल है, तो यानी कि रॉकेट का जो द्रव्यमान है वो समय के साथ कम होता जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या है कि हमारा जो द्रव्यमान वो समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, तो इस उस कंडीशन के अंदर हम फोर्स है उसको इस फॉर्म के अंदर ही सोल्व करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे आपने ट्रैक्टर ट्राली देखी होगी, अब मिट्टी से भरी है ट्रैक्टर ट्राली पूरी, ये आपका ट्रैक्टर है आगे। ठीक है, ये आपका ट्रैक्टर है, तो इसमें क्या है कि मिट्टी भरी है और मिट्टी यहाँ ऊपर तक मान लीजिए मिट्टी भरी है, ये रहा ट्रैक्टर ट्राली के अंदर।
और पीछे से क्या है कि मिट्टी रिस रिस के सड़क के ऊपर गिर रही है, ठीक है। और ये मान लेते हैं किसी 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद है, ये ऊपर का मान लेते हैं 500 किलो मिट्टी है वो सड़क पे ही बिखर गया। आपने देखा होगा कि अक्सर आपके गांव शहर के अंदर है, अगर ऊपर तक लबालब भरी कोई मिट्टी की या बजरी की ट्राली है वो जा रही होती है, तो बजरी है वो साइड से गिरती हुई जाएगी सड़क के ऊपर, ठीक है। तो यानी कि उस ट्राली का जो द्रव्यमान है वो तो समय के साथ कम ही हो रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर जो ट्राली के ऊपर जो बल का अपने नियम लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, ये ही लगाएंगे, क्योंकि जो द्रव्यमान है वो समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ से आपके पास में कंसेप्ट निकल कर आता है कि जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन के, जब आपका जो द्रव्यमान है वो समय के साथ परिवर्तित ना हो, यानी कि द्रव्यमान है वो कांस्टेंट हो, ठीक है। अगर अपना जो द्रव्यमान है वो समय के साथ परिवर्तित हो रहा है तो आपका फोर्स है वो किसके बराबर होगा, प्लस ये एक टर्म एक्स्ट्रा आएगी आपकी, कौन सी, dm/dt, याद रह जाएगा, ठीक है। अब हमने को जो न्यूटन का सेकंड लॉ ये क्या बताता है, ये हमें बताता है जो बल है, बल की जो संख्यात्मक वैल्यू है यानी गणनात्मक जो परिभाषा है वो हमें बताता है, जो फोर्स की न्यूमेरिकल जो वैल्यू है, फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू वो हमें कौन बताता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। दोस्तों यहाँ तो मैंने सिर्फ समझाने के हिसाब से आपको बता दिया, नोट्स आपको चाहिए टेलीग्राम चैनल से आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे चलते हैं। दोस्तों जो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है इसको भी हम स्टडी कर लेते हैं। जो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो हमें क्या बताता है, न्यूटन का थर्ड लॉ हमें बताता है कि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है, ये मान लेते हैं पहली वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है, तो पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है उतना ही परिमाण का बल दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर लगाएगी, बस उनकी दिशाएं हैं वो विपरीत होगी। इसको एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों बचपन में आप चुंबक के साथ तो काफी खेले होंगे, आपने देखा होगा कि जब एक चुंबक के नजदीक में हम दूसरी चुंबक को लेकर आते हैं तो या तो उन दोनों चुंबकों के बीच में आकर्षण का बल लगता है या दोनों के मध्य प्रतिकर्षण का लगता है। आकर्षण का कब लगेगा, जब दोनों तरफ के जो ध्रुव है यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, हम जानते हैं किसी मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, जब साउथ पोल के नजदीक साउथ पोल आता है या फिर नॉर्थ पोल के नजदीक नॉर्थ पोल आता है तो उनमें एक विपरीत ध्रुवों के बीच में क्या है, रिपल्सन होता है यानी कि प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण होता है तो उस कंडीशन में क्या है कि चुंबक एक दूसरे से दूर की तरफ जाएगी। जो समान प्रकृति के आवेश हैं वो तो नजदीक आते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, परंतु जो विपरीत प्रकृति के जो ध्रुव हैं वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो आकर्षण होता है। यानी कि साउथ पोल के नजदीक जब नॉर्थ पोल आता है तो दोनों में आकर्षण लगता है। तो यहाँ वीडियो में आप देख पा रहे हो कि जब दोनों चुंबकों के मध्य आकर्षण होता है तो यहाँ पर बल किस तरह से लग रहा है, जितना नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल को अपनी ओर आकर्षित करती है उतना ही साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल को अपनी ओर आकर्षित करेगा। यानी कि यहाँ दो जो बल लग रहे हैं वो विपरीत प्रकृति के अंदर है, विपरीत नहीं, यहाँ जो दो बल लग रहे हैं वो विपरीत दिशा के अंदर है परंतु उनका परिमाण है वो समान है, यानी कि समान परिमाण के बल लग रहे हैं विपरीत दिशा के अंदर। इसी प्रकार से जब हम समान प्रकृति के ध्रुव एक दूसरे के नजदीक रखते हैं तो जितना प्रतिकर्षण यहाँ साउथ पोल इस दूसरे साउथ पोल पर कर रहा है उतना ही ये दूसरी चुंबक का जो साउथ पोल है ये पहली चुंबक में उतना ही बल लगाएगा, ठीक है। अभी तो वो एक दूसरे से दूर की तरफ जाएगी। इसको एक एग्जांपल में और देता हूँ। बचपन में कभी आपने इस तरह का बंदूक का खेल खेला होगा तो आप वीडियो में देख पा रहे हो कि जितना जब गोला इस बंदूक से आगे इस निकलता है, इस बंदूक से जब गोला है वो आगे निकलता है तो एक जितना बल इस पर गोले पर आगे की तरफ लगता है उतना ही बल पीछे की तरफ बंदूक पे भी लगता है। इसी वजह से क्या है कि जो अपना जो ये व्यक्ति है ये पीछे की तरफ एक धक्का महसूस करता है। तो यहाँ पर भी हमेशा जितनी क्रिया हो रही है, जितना एक्शन हो रहा है उसका एंटी डायरेक्शन में एक रिएक्शन होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इस वीडियो में आप देख पा रहे हो कि तैराक है वो अपने दोनों हाथों से आगे का पानी है वो पीछे की तरफ धकेल रहा है, अपने हाथों से जो आगे का पानी है वो पीछे की तरफ धकेल रहा है। तो तैराक जितना पानी है वो पीछे की तरफ धकेल रहा है, तैराक खुद है उतना ही आगे की तरफ जा रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितना बल तैराक है वो पानी के ऊपर लगा रहा है, जितना फोर्स तैराक है वो पानी के ऊपर लगा रहा है, पानी भी उतना ही फोर्स तैराक के पैर पर लगा रहा है। तो उस वजह से तैराक है वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। इस वीडियो में आप देख पा रहे हो, हम इसी एक्शन रिएक्शन के कारण तो हम तैर पाते हैं, वरना तो तैरना पॉसिबल नहीं होता है ना। एक एग्जांपल से और समझाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास में, इसमें क्या है कि जब आप बोट से उतरने का प्रयास करते हो तो आपके दो पैर हैं, दो तो पैर है ही ना। तो एक पैर से क्या है कि जब आप बोट से छलांग लगा रहे हो तो आप अपने पैर से बोट पर एक फोर्स लगाते हो, फोर्स लगाते हो किस डायरेक्शन में, पीछे की तरफ डायरेक्शन में, जबकि दूसरा पैर है वो आपका क्या है, आगे की तरफ है। तो ये पीछे की तरफ जो बल लगा रहे हो उसकी वजह से क्या होता है, बोट है वो तो पीछे की तरफ जाती है और आप क्या है, आगे की तरफ जा रहे हो। तो जितनी दूर बोट है वो पीछे की तरफ जाएगी उसी के हिसाब से आप आगे की तरफ जाओगे। अब आपके दिमाग में तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई बोट का द्रव्यमान है वो तो हो सकता है कि 500 kg हो और आपका वेट है वो मान लो 70 kg हो,
ठीक है। तो फिर क्या दोनों समान जाएंगी? नहीं जाएगी। देखिए क्या होता है कि हमेशा मोमेंटम कंजर्व रहेगा। हम जब मोमेंटम कंजर्व पढ़ेंगे तो हम ये चीज़ देखेंगे, तो द्रव्यमान के हिसाब से वेलोसिटी वो डिफर करेगी। तो क्या होगी, जो बोट है वो कम वेलोसिटी के साथ जाएगी, क्योंकि वहां पर मोमेंटम कंजर्व देखेंगे तो m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टू 0 करेंगे। आगे पढ़ेंगे अपने, तो यहाँ पर अगर बोट की वेलोसिटी है वो मान लेते हैं कितनी होगी, अगर उसका वेट है वो 500 केजी है तो उसकी वेलोसिटी v1 है, और अगर व्यक्ति है उसका वेट कितना है 70 केजी है और वेलोसिटी कितनी है मान लेते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा या 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, 5 है। तो यहाँ पर देखिए व्यक्ति की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। बोट कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। तो इसलिए जो बोट की वेलोसिटी है वो तो हम नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, और जो व्यक्ति है उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ वेलोसिटी v1 है वो बड़ी इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें, हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ये किस वजह से होता है, ये होता है अपना एक्शन रिएक्शन की वजह से हो रहा है ना। तो जितने भी यूनिवर्स के अंदर घटनाएं होती है, जैसे आप मान लीजिए आपका नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जितना आकर्षण बल दिखाएगा अपना जो नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉन के साथ, उतना ही आकर्षण प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन पे दिखाएगा। तो चाहे सूक्ष्म संसार हो, चाहे अपना न्यूक्लियस हो, चाहे अपना जो अपना अर्थ ले लें, अपना मूल ले लें, यानी कि जो सूक्ष्म से लेके जो स्थूल से लेके जो आपका जो व्यापक तक कहीं भी आप चले जाइए, जो न्यूटन का एक्शन रिएक्शन जो लॉ है वो तो फॉलो होगा ही होगा। एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ। दोस्तों इस वीडियो को गौर से देखिएगा। इसमें क्या है कि ये कोई भी व्यक्ति है वो किसी बॉल को आगे की तरफ उछालता है, तो उसकी गाड़ी है वो किसी वेलोसिटी के साथ पीछे की तरफ जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम बॉल को आगे की तरफ उछालते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, तो एक विपरीत डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो जितने बल से हम बॉल को आगे की तरफ फेंकेंगे, जो अपनी गाड़ी है वो भी उसी बल के साथ पीछे की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं कि हमेशा एक रिएक्शन का रिएक्शन होता है और वो विपरीत डायरेक्शन के अंदर होता है और उनका परिमाण समान होता है। इसको एक एग्जांपल और देता हूँ। आपने कभी जो इलेक्ट्रिक जो वेटिंग मशीन है वो देखी होगी। इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन है उसके ऊपर जब हम खड़े होते हैं, आप खड़े होते हो तो आप क्या देखते हो, आपका द्रव्यमान मान लो 50 केजी है, तो आप उस पर 50 केजी का बल लगाओगे इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन पे। तो जो वेटिंग मशीन है वो आप पर एक विपरीत दिशा के अंदर एक बल लगाएगी, जिसे हम रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। तो जितना हमारा रिएक्शन फोर्स होगा उतना ही जो अपना उसकी जो पैमाना दिखाने वाली सुई होगी वो उतना ही पैमाना दिखाएगी। तो जितना आपका भार है उतना ही जो रिएक्शन फोर्स है वही तो आपका भार दिखाएगी। इसी वजह से आप देखना कि जब लिफ्ट में आप ऊपर की तरफ जाओगे तब आपका भार अलग आएगा, जब लिफ्ट में आप नीचे की तरफ जाओगे तब आपका भार अलग आएगा। उनके भार कितने आएंगे, ऊपर की तरफ जाने पर भार घटेगा या बढ़ेगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इसके रिलेटेड हमने जो रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड या रिलेटिव फोर्स से रिलेटेड वीडियो हम पहले कर चुके हैं। तो आप बताइएगा, जब लिफ्ट में हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ किसी वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, तो हमारा द्रव्यमान है या भार है वो बढ़ता है, सॉरी भार बढ़ता है या घटता है। जब हम लिफ्ट में किसी वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ आते हैं तो हमारा भार घटता है या बढ़ता है। इसी प्रकार से हम किसी एक्सेलरेशन के साथ अगर ऊपर नीचे आ रहे हैं तो हमारा द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपको जो कंसेप्ट है वो कितने याद रहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या सीखा है, तो दोस्तों यहाँ हमने सीखा कि कोई भी दो वस्तु है, ये पहली वस्तु है और ये आपकी दूसरी वस्तु है। ठीक है, तो ये पहली वस्तु ये आती हुई टकराती है दूसरी वस्तु के साथ, ये दूसरी वस्तु स्थिर अवस्था के अंदर है। ठीक है, तो ये दूसरी वस्तु पहली वस्तु पे जितना बल लगाती है उतना ही बल पहली वस्तु दूसरी वस्तु पे लगाएगी जब ये दूसरे के कांटेक्ट में आएगी। कांटेक्ट में आएगी यानी कि टकराने की स्थिति के अंदर, बिना कांटेक्ट में आए तो बल लगेगा ही नहीं, बल ट्रांसफर ही नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर पहली वस्तु जितनी वस्तु जो दूसरी वस्तु पे जो बल लगा रही है उतना ही दूसरी वस्तु पहली वस्तु पे बल लगाएगी। ठीक है, यानी कि एक्शन और रिएक्शन हो रहा है, परंतु उनकी दिशा क्या होगी, दिशा विपरीत है, इसलिए यहाँ नेगेटिव चिन्ह लगाएंगे जब हम इनको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। परंतु जब हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लगाएंगे तो हम तरह से लिख सकते हैं, याद रहे। दोस्तों आप में से किसी को भी आज के इस टॉपिक पे कोई भी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगर आपके कोई डाउट है तो उनको सोल्व करने का प्रयास करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि उसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और देखने वाले हैं, ताकि फिर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएगी आपको नीट में या IIT से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम सोल्व करने में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना। आज की वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ